नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जयपुर दूरबीन हेल्थ पॉडकास्ट। मैं हूं डॉक्टर जागृति और आज हम सभी एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट भी है, सेंसिटिव भी है और इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा मिथ भी हमारे मन में होते हैं। ये जो टॉपिक है आज इसका नाम है पीसीओडी और बहुत सारी विमेन जो हैं वो इससे गुजरती हैं। पूरी तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होने की वजह से बहुत स्ट्रेस भी रहता है, कंफ्यूजन भी होता है और परेशानी से उनको गुजरना पड़ता है। इसी पे आज हम पीसीओडी पर पूरी तरीके से आज बात करेंगे, इन एंड आउट इसके बारे में जानेंगे और आज के इस पॉडकास्ट में हमें जो गाइड करने वाले हैं उनको आप जानते हैं। बहुत ही प्यार और बहुत ही सम्मान के साथ आज हम उनका नाम लेते हैं और आप सभी उनसे हर लाइव चैट पर बात करते हैं, उनसे मिलने दूर विदेश, देश और विदेश दोनों तरफ से लोग आते हैं और उनका वेलकम आज इस पॉडकास्ट में हम करते हैं ताकि वो हमें आगे गाइड कर सकें। हमारे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल की सबसे सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशीला सैनी का थैंक यू, वेलकम टू द शो। मैम, पीसीओडी की परेशानी आजकल लगभग हर दूसरे तीसरे केस में हमें देखने को मिलती है और महिलाएं बहुत इसको लेकर के चिंतित भी होती हैं, बहुत स्ट्रेस्ड भी होती हैं क्योंकि पूरी तरीके से उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो आज हम चाहते हैं कि पॉडकास्ट के जरिए आज हम पीसीओडी पर खुलकर डिटेल में बात करें, हर एक टॉपिक पर, जैसे कि इनफर्टिलिटी से क्या रिलेटेड है, उसकी डाइट से क्या रिलेटेड है, डायग्नोसिस कैसे होता है, ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, इन सारी चीजों पे आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैम आज एक बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या और जनरली ये टीनेजर्स में देखी जाती है, लेकिन 20 साल के बाद में भी ये होती है और कई लेडीज में तो 30-35 साल के बाद में भी पीसीओडी देखा जाता है। तो एज इज नॉट अ कट ऑफ क्राइटेरिया कि इस एज में नहीं होगा, बट जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो है टीनेजर्स के अंदर हार्मोन साइकिल सही सेट नहीं होता है और ये ओवरी में होने वाली एक बीमारी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी ट्यूब्स है और ये हमारी ओवरीज है। तो इस ओवरीज के अंदर हर महीने एक अंडा बनता है, मैच्योर होता है और फूटता है, यानी कि उसका ओव्यूलेशन होता है और यही ओव्यूलेशन के द्वारा बाहर निकलकर ट्यूब में पहुंचकर यूट्रस में पहुंचता है, जिससे कि प्रेगनेंसी अचीव होती है। बट पीसीओडी के अंदर जो ओवरी के ऊपर का ये जो लेयर होता है वो काफ़ी थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसको कि स्टोमा थिकनेस हो जाती है और उसके अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं या अंडे होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से छोटे छोटे कई सारे सिस्ट बन के अंडे इस स्टोमा के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर आप इसका सोनोग्राफी देखेंगे तो किसी ओवरी के कट ऑफ सेक्शन में देखते तो छोटे छोटे कई सारे सिस्ट, पानी की गांठें बनी हुई दिखाई देती हैं। तो इसीलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। पॉली का मतलब होता है काफी सारा, मल्टीपल। तो बहुत सारी छोटी सिस्ट ओवरी के अंदर इकट्ठी हो गई है, इसलिए है पीसीओडी। और यदि इसके साथ ओबेसिटी या और भी डायबिटीज या और भी कोई बीमारियां एसोसिएटेड होती है तो फिर हमें इसे पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो गई है जो कि एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं। तो जो जनरल मीनिंग है पीसीओडी का वो यही है कि अंडा बनता है लेकिन वो मैच्योर नहीं होता और फूटता नहीं है, इसीलिए उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट इकट्ठी हो गई और इसलिए हमने इसको पीसीओडी बोला। जी मैम, सिंड्रोम का नाम सुनते ही एकदम से घबराहट हो जाती है। पेशेंट सोचते हैं कि पता नहीं हमें क्या हो गया और आजकल तो स्पेशली यंग गर्ल्स में इतनी प्रॉब्लम होने लगी है। तो क्या हमें पीसीओडी का नाम सुनकर डरना चाहिए? क्या एक सर्जरी का डर मन में आना चाहिए इसको लेकर के? पीसीओडी के लिए ऐसा कोई सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है। मेडिसिन भी एक पार्ट है। मेन जो इसका बेसिक ट्रीटमेंट का डाइट और एक्सरसाइज है, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जनरली पीसीओडी ठीक हो जाता है और साथ में अगर एडिशनली मेडिसिन आप ले लेते हैं तो भी ठीक हो जाता है। सर्जरी बहुत ही रेयर केसेस में करनी पड़ती है, वो भी तब कि जब पहले से और कोई सर्जरी हमने प्लान कर रखी है और उसको पीसीओडी भी है तो साथ में एक सर्जरी उसकी भी कर देते हैं। बट जनरली डायरेक्टली पीसीओडी के लिए कोई सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है, तो इसलिए डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मैम, हम कई सारी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स डेली बेसिस पर देखते हैं, हम और आप डिस्कस भी करते हैं। किसी रिपोर्ट में लिखा होता है कि पीसीओडी और किसी में लिखा होता है पीसीओएस। तो हम जानना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है और क्या पीसीओडी और पीसीओएस में से कोई ज्यादा खतरनाक है? पीसीओडी एक डिजीज है, यानी कि जब भी कोई एक बीमारी होती है तो हम उसको डिजीज बोलते हैं, लेकिन जब 2-3 बीमारियां एक साथ एसोसिएट हो जाती है तो हम उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो जैसे कि पीसीओडी यानी कि जब डिजीज ओवरी तक ही सीमित है तो हम उसे पीसीओडी कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बट यदि साथ में ओबेसिटी आ गई, मेंसल प्रॉब्लम आ गई, कोई डायबिटीज़ आ गया,
हाइपरटेंशन आ गया या और कुछ साथ में और कुछ एसोसिएट हो गया, तो फिर हमें इसे PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। जी मैम। मैम, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग सिम्टम है ये हमारा? कई बार बॉडी हमें सिम्टम्स देती है ना, अब एक अलार्म देती है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है अंदर से। PCOD और PCOS के अंदर ऐसे कौन से मेजर सिम्टम्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ, इन सिम्टम्स को वुमेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है और आप अपनी बॉडी के इशारे समझते हैं, तो जब तो आपकी हेल्थ जनरली अच्छी ही होगी, क्योंकि उन्हीं लोगों की हेल्थ बिगड़ती है जो अपनी बॉडी के इंडिकेशंस या अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं या सुनते नहीं हैं। क्योंकि बॉडी कहने को तो बहुत कुछ कोशिश करती है, बट हम ही हमारी बिजी लाइफ में हमारे पास हमारे खुद के लिए टाइम नहीं है। और एक अनचार्ज बैटरी की तरह, जैसे आपने फ़ोन को तो रोज़ सुबह चार्ज कर लेते हैं, लेकिन आप अपने लिए रोज़ क्या करते हैं? कि अपने लिए तो आपके पास समय ही नहीं होता, ना एक्सरसाइज के लिए, ना मेडिटेशन के लिए, ना प्रॉपरली खाना खाने के लिए। हर चीज़, पूरे दिन आप भागते रहते हैं। रात को सोते समय भी आप भागते से सोते और भागते से ही उठते हैं और फिर वापस काम में लग जाते हैं। तो यदि आप अपने आप को सुनना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी क्या चाहती है और आपको उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे आप उसको सुनना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जी, क्योंकि बेसिकली मैंने जैसे ही शुरू में बोला कि PCOD बहुत ज़्यादा मेडिसिन डिपेंडेंट डिजीज नहीं है, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, काफी कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और आगे चल के जो लॉन्ग टाइम में बीमारियां होने वाली हैं वो भी नहीं होंगी। जी मैम। कुछ बेसिक सिम्टम्स मैम जो PCOD के देखने मिलते हैं हमें, जैसे कि जिनको हम रेगुलर बेसिस पर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं खुद में कि PCOD तो नहीं हो गया कहीं? सबसे जो कॉमन सिम्टम है जो पेशेंट को सबसे पहले पता चलता है वो है कि महीने इरेगुलर आना, यानी मेंसेस इरेगुलरिटी, यानी कि आपके महीने टाइम पे नहीं आते। जैसे जनरली हर लेडी का महीना 30 दिन के आसपास आ जाता है, किसी का 25 दिन में आता है, किसी का 28 दिन में आता है, किसी का 35 दिन में आता है। तो ओवरऑल एक एवरेज पकड़ के चलता है कि 28 to 30 डेज के अंदर आपके पीरियड्स आने होते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पीरियड डिले होना शुरू होते हैं, किसी के 35 डेज में आने लग गए, किसी के 40 डेज में आने लग गए, किसी के 45 में के बाद में हो सकता है कि बिना मेडिसिन के पीरियड्स ही नहीं आ रहे, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने इवन निकल जाते हैं। और पेशेंट्स इग्नोर करते रहते कि और उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि आखिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है। डॉक्टर को रिपोर्ट भी नहीं करते, सोनोग्राफी भी नहीं कराते, जांच भी नहीं कराते। तो फिर ये क्या होता है कि लापरवाही से बीमारी आगे बढ़ती जाती है और फिर वो शरीर में नुकसान देती जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है या आपको शरीर में कुछ बाल दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल चल रहा है। तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। जी मैम, रूटीन में भी हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से, इवन बाहर से भी हमारे पास में रिपोर्ट्स आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो हमें बताते हैं कि PCOD 2 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 3 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और वो बहुत घबराए हुए होते हैं कि आगे क्या होगा। पर असल में तो हमें ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत है। घबराने से तो किसी चीज़ का इलाज होना नहीं है। अपने को उस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सही टाइम पे सिम्टम्स को भी इग्नोर नहीं करना है। मैम, नॉर्मली हमारे पास इस तरीके के पेशेंट्स बहुत ही कॉमनली आते हैं। PCOD अब एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज हो चुकी है। मैं चाहूँगी आप अपने किसी एक पेशेंट का कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो हमारे पास आई हो PCOD से रिलेटेड, और फिर हमारे पास उनका ट्रीटमेंट हुआ है एंड देन उन्होंने सक्सेसफुली कंसीव भी किया हो। और ऐसे किसी पेशेंट के बारे में अगर हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सके तो थोड़ा उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे हम भी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि PCOD में प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है जिसकी वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। PCOD के अंदर जो अंडा नहीं बनता है, मैच्योर नहीं होता है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वही रह जाता है। जब अंडा मैच्योर होकर फूटता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आने से फिर आगे चलकर ब्लीडिंग होती है, यानी कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आता है तो फिर महीना आता है। तो ये एक साइकिल चलता है। जब महीना आता है उसके बाद में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन का लेवल जब पूरा आ जाता है तो फॉलिकल पूरा मैच्योर होता है। फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से फिर प्रोजेस्टेरोन बनने लगता है। फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल आगे बढ़ता है, फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आता है तो पीरियड आता है। तो इस प्रकार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ये साइकिल चलता है PCOD के अंदर, ये खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंडा मैच्योर ही नहीं हुआ, फिर अंडा फूटा भी नहीं, तो फिर प्रोजेस्टेरोन भी नहीं आएगा। तो उसकी बॉडी में केवल अनअपोज्ड एस्ट्रोजन चलता रहता है, यानी कि केवल और केवल एस्ट्रोजन है, नो प्रोजेस्टेरोन इज देयर। इसकी वजह से एस्ट्रोजन का जो काम है लेयर की ग्रो कराना, जो एंडोमेट्रियम होती है, जो अंदर की जो लेयर होती है, इसका ग्रोथ वो कराता जाता है, लेकिन विड्रॉल नहीं आने की वजह से महीना नहीं आता है।
और महीना कब आता है, जब इस लेयर का थिकनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ऑटोमेटिकली शेड ऑफ होने लग जाती है, गिरने लग जाती है। तो फिर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पीरियड आता है, वो बहुत हैवी पीरियड आता है, क्लॉट्स आते हैं, लेडी परेशान हो जाती है, फिर वो रुकता भी नहीं है। तो फिर फाइनली हमें उसे प्रोजेस्टेरोन देना पड़ता है बाहर से, तब जाके उसकी ब्लीडिंग रुकती है, तब जाके उसका हार्मोन का बैलेंस शुरू होता है। फिर इसके लिए हम लोग महीने उसको 21 दिन की जो गोलियां होती है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन होते हैं, वो देते हैं। तो इस प्रकार जब आपका ये साइकिल बिगड़ता है, उसी की वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जी मैम। अगर हम पेशेंट हमारे पास पहुंचता है, जैसे बहुत से पेशेंट आते हैं रूटीनली ओपीडी में, 8-10 पेशेंट तो होते ही हैं जिनका पीसीओडी होता है। तो पीसीओडी के लिए हम उनको यही बताते हैं कि 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन। अगर आप केवल डाइट लेंगे तो रिजल्ट बहुत स्लो आएंगे, केवल एक्सरसाइज करेंगे तो रिजल्ट बहुत स्लो आएंगे, केवल मेडिसिन लेंगे और डाइट और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो रिजल्ट ना के बराबर है। लेकिन अगर आप ये तीनों काम एक साथ करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट्स ने सक्सेसफुल प्रेगनेंसी भी अचीव करी है, सक्सेसफुल वेट लॉस भी किया है और आगे चलकर नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई है। तो पीसीओडी ऐसा नहीं है कि कभी ठीक नहीं हो सकती। जी मैम। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं पहले ही कह चुकी हूँ पहली लाइन में कि लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। बिल्कुल मैम। नॉर्मली हमारे पास मैम जब रिपोर्ट्स आती हैं या फिर पेशेंट्स भी आते हैं, तो एक होती है ओवेरियन सिस्ट और एक होती है पीसीओडी। दोनों के अंदर सिस्ट आ रहा है और पेशेंट बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें एक नॉर्मल मतलब सिस्ट हुई है या पीसीओडी हुआ है या हमें क्या हुआ है। तो हम सिस्ट तो एक सिस्ट है जी और पीसीओडी में अभी समझाया मैंने कि पॉलीसिस्ट है। पॉली का मीनिंग होता है कि मल्टीपल, काफी सारा। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज यानी खूब सारी सिस्ट बन गई है ओवरी के अंदर, और वो सिस्ट का साइज यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सी सिस्ट कितनी बड़ी है। जनरली जो पीसीओडी में जो फॉलिकल्स होते हैं या अंडे बने होते हैं वो छोटे होते हैं, 10 mm, 12 mm, 15 mm, इससे ज्यादा बड़े नहीं होते। क्योंकि 15 mm के ऊपर जाता है तो वैसे ही मैच्योर अंडा कहलाने लग जाता है, जो कि रप्चर की तरफ पहुंच जाता है। 18 से 20 mm का फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल होता है जो रप्चर होता है, यानी कि फूट जाता है। और जो सिस्ट बनती है वो जनरली अंडा बन के फूटने के बाद जो रेसिडुअल रह जाता है 2-3 सेंटीमीटर का, अगर वो कोलैप्स नहीं होता अपने आप से अगले साइकिल में जाकर, वो वैसे ही रह जाता है और उसमें और पानी भर जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, बड़ा गोला गुब्बारे की तरह बन जाता है, जिसको जो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो सकता है, तो एक सिंगल सिस्ट होती है। तो वो एक सिस्ट होती है जिसको कि ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। और इसमें खूब सारी होती है छोटी 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 छोटी, जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम हमारे एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हम पीसीओडी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ जो हैं उनको क्लियर करना चाहेंगे। कुछ एक शॉर्ट आंसर्स आपसे चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमनली पेशेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, स्ट्रेस में भी आते हैं। तो मैम शुरुआत करते हैं पहले मिथ से कि पीसीओडी जिसको हो गई है प्रेगनेंसी में होने में बड़ी दिक्कत होगी, उनको प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो आपको आराम से प्रेगनेंसी हो जाती है। ऐसे बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, क्योंकि इसमें अंडा नहीं बनता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन अगर हम अंडा बनने की दवाई देते हैं तो अंडा मैच्योर भी होता है, रप्चर भी होता है, और अगर रप्चर नहीं होता तो इंजेक्शन देके रप्चर करा दिया जाता है और नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि वह पीसीओडी में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो दिस इज ओनली द मिथ। यस मैम, अगला मिथ ये आता है कि क्या पीसीओडी की जो सिस्ट होती हैं वो किसी तरीके से डेंजरस हैं? क्या कल को पीसीओडी कभी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, या क्या किसी भी तरीके का कोई खतरा है इससे? नो, पीसीओडी में कोई कैंसर नहीं होता। एज अ सिंपल फॉलिकल, ये तो आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, आपके ओवरी के अंदर जो अंडे बन रहे हैं वो बन रहे हैं, लेकिन बस वो मैच्योर नहीं हो रहे, इसलिए छोटे छोटे इकट्ठे हो गए। अगर वो मैच्योर होते और रप्चर होते तो धीरे धीरे वो खत्म होते जाते। एक लेडी पूरे लाइफ साइकिल में, मतलब पूरे अपने लाइफ स्पैन के अंदर 500 अंडे होते हैं ओवरी के अंदर, और वो 13-14 साल जब उसके महीने आना शुरू होते तब से वो बनना और फूटना शुरू होते हैं, और वो धीरे 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 वो कम होते जाते हैं। मतलब आपका जो फॉलिकल बैंक है या एग का बैंक है वो खत्म होता जाता है, और ऐसे पीसीओडी के अंदर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए वो खूब सारे एक साथ दिखने लग जाते हैं जी। और जैसे आप उसको अंडा बनने की दवाई देते हो या इंजेक्शन लगाते हो तो सारे एक साथ बन जाते हैं। वो एक रिस्की सिचुएशन हो जाती है कि बहुत सारे अंडे बन जाते हैं, देन हम क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमें वो मैनेज करना पड़ता है जी। मैम, अगला मिथ है कि क्या पीसीओडी के लिए, जैसे नॉर्मली पीसीओडी कभी किसी पेशेंट को होता है तो मोस्टली हमारे पास फोन करके पूछते हैं कि मैम इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा क्या? पता नहीं ये मिथ क्यों है जी मैम। हमने तो भाई कोई डॉक्टर कभी भी बहुत जल्दी से पीसीओडी के ऑपरेशन की बात ही नहीं करता, हमेशा मेडिसिन की, डाइट की और एक्सरसाइज की बात होती है जी। तो पता नहीं है मिथ कहाँ से डेवलप हुआ, आई डोंट नो। और मुझे ये भी नहीं पता कि बहुत सारे कोई गायनिकोलॉजिस्ट पीसीओडी का कोई ऑपरेशन करते हैं।
जनरली कोई ऑपरेशन नहीं करता है। तो बहुत रेयरली हम लोग ऑपरेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए तो कर देंगे लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगेन आपको वही डाइट और एक्सरसाइज और मेडिसिन यूज करनी ही पड़ेंगी, तो फिर ऐसा कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। बट यदि ऑलरेडी आपका कोई प्लान है ऑपरेशन, आप ऑलरेडी दूरबीन वाला कोई ऑपरेशन करा रहे हैं, जैसे कि कोई मान लो बच्चा नहीं लग रहा और बच्चे की आप जांच करा रहे हैं, जो दूरबीन की जांच होती है DHL CPT हम लोग उसे बोलते हैं, जिसमें हम दोनों तरफ की नलियां चेक करते हैं, यूट्रस चेक करते हैं, नीचे से दूरबीन डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें PCOD वाली ओवरी दिखती है तो फिर हम उसके ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, लेजर से उसके अंदर 4-5 छेद बना दिए जाते हैं, जिससे कि अंडा फूटने की जगह बन जाती है, तो उसको प्रेगनेंसी होने में फायदा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, अगला मिथ है कि क्या PCOD एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है? क्या ये कभी ठीक नहीं हो सकती, सिर्फ मैनेज हो सकती है? जनरली तो कहा ऐसा ही जाता है, ये डायबिटीज की एक छोटी बहन है। तो आगे चलकर इसमें जिस लेडीज को PCOD होता है तो उनको आगे चलकर डायबिटीज होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल आपको सुधार लेनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपको आगे चलकर डायबिटीज ना हो। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। मैंने बहुत से पेशेंट ठीक होते देखे हैं मेरे करियर में, मेरे ट्रीटेड पेशेंट बहुत ठीक हुए हैं। कोई पेशेंट 3 महीने में ठीक हो जाता है, कोई 6 महीने की मेडिसिन के बाद ठीक हो जाता है, वो 1-2 साल ठीक रहता है, फिर बाद में वो ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल थोड़ी बिगाड़ लेता है, तो फिर वापस से आने लग जाता है, तो फिर वापस से आके ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई ठीक नहीं हो सकती, ठीक होती है। मैंने ठीक होती देखी है। पहले हमें भी किताबों में तो यही पढ़ाया गया था कि PCOD परमानेंट डिजीज है, बट जब से मेडिसिन आई है, कई नई मेडिसिन आई हैं, उनके बाद पेशेंट ठीक होते हैं और कंसीव करते हैं, ओव्यूलेशन होता है, वेट भी मैनेज होता है, क्योंकि लीन एंड थिन PCOD भी होता है। चलो आज हम बात कर रहे हैं कि मोटे लोगों को ओबेसिटी या जैसे कि जिनका वजन ज्यादा उन्हीं को PCOD होता है, बट ऐसा नहीं है। लीन एंड थिन PCOD भी होता है, यानी कि आपका वजन भी ठीक है फिर भी आपको PCOD है, तो फिर उसके लिए तो आपको मेडिसिन ही खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका डाइट और एक्सरसाइज से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक मिथ है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरा वेट सही है, तो मुझे PCOD नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है। इसके अलावा मैम, जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि PCOD बेसिकली लाइफस्टाइल के क्या ऐसे आपके हिसाब से लाइफस्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से PCOD ज्यादा प्रोन होता जा रहा है? आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, सब लोग मोबाइल और वीडियो पे ही बैठे रहते हैं, बाहर चलना फिरना भी कम हो गया। शहरों के अंदर आप देखेंगे कि बस घर से निकले गाड़ी से निकले ऑफिस, ऑफिस से वापस घर, और आजकल तो घर का सामान भी ब्लिंकिट पे आ जाता है, तो उसके लिए भी कहीं नहीं जाना होता। हर फोन कॉल पे एक घर बैठ के शॉपिंग भी हो जाती है, बाकी घर के काम मेड्स कर लेती हैं, तो सब आराम से काम चल रहा है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, प्रोसेस फूड, हर चीज ऑर्डर होके आती है, तो घर का बनी हुई चीजें का चलन बहुत कम हो गया है। तो जो प्रोसेस फूड में आ गया, जैसे मैगी है, नूडल्स हैं, राइस बहुत ज्यादा राइस फिर भी मैं बोलूंगी कि ठीक है जी मैम, राइस फिर भी इतने बुरे नहीं हो सकते जितना कि मैदा और ये जैसे बर्गर पिज्जा वगैरह जो होते हैं, इनमें काफी सारी प्रोसेस चीजें हैं। बिल्कुल। तो प्रोसेस में हमें पता ही नहीं कि उनका बनने का प्रोसेस क्या है। तो वो सब चीजें डायरेक्ट शुगर बढ़ाती हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में प्रॉपर शुगर होता है, अगर आप मतलब आप उसका एनालिसिस देखेंगे तो बहुत शुगर होता है। तो ये सारी चीजें बहुत नुकसान करती हैं। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी हम डाइट पर बात कर रहे थे, मेरा अगला जो सवाल है वो डाइट पर ही है कि आपके हिसाब से क्या क्या चीजें तो हम अवॉइड करें और क्या चीजें हमें अपने फूड में, मतलब अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए, जो कि अगर PCOD है या नहीं भी है तो भी हम उसे प्रिवेंट कर सकें? देखो, स्टैंडर्ड डाइट का एक ही फार्मूला होता है कि जो ज्यादा से ज्यादा घर का बना हुआ खाना खाएं। अब घर में आप बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे, और आपके कल्चर के हिसाब से अगर आप खाना खाएंगे तो वो बेस्ट होता है। जो हमारे पुराने लोग खाते थे कि घर का अनाज खाते थे, या घर का राइस है, या जो भी है, वो अगर प्रॉपर तरीके से खाते हैं और रेडीमेड खाना कम खाते हैं तो ऑटोमेटिकली कई चीजें कम हो जाती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम पर खाइए। लोग डाइटिंग करने के चक्कर में सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं खाया, लंच नहीं खाया, फिर रात को एकदम से बहुत सारा खाना खा के सो गए, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। और पूरी डाइट के अंदर जो आपको मॉडिफिकेशन करना है, आपको भूखा नहीं रहना है, आपको डाइट में प्रोटीन ऐड करना है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है। अब प्रोटीन ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, दाल ले लेंगे, चावल, दाल के साथ आप चावल खा सकते हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे कि आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना ले, लेकिन आप दालें ले लीजिए, आप राजमा ले लीजिए, चना ले लीजिए, इसके अलावा मूंगफली हो गई, पनीर हो गया, चीज़ हो गया,
तो बहुत सारी पनीर वाली चीज़ें हो गई। अगर आप रोटी बनाते हैं तो रोटी में आप सोयाबीन डाल सकते हैं, सोयाबीन का स्प्राउट्स बना सकते हैं, सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है। अगर आप एग्स खाते हैं तो एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 2 या 3 अंडे आप डेली के खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उनमें तो कोई भी फिश आप खाते हैं, चिकन खाते हैं तो उनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। अब इसमें आप तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए। जी आप आजकल वो जो रोस्टेड टाइप की चीजें हो गई है या एयर फ्रायर आ गए हैं, उनमें आपको तेल कम लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी अगर आप कम खाएंगे और तली भुनी चीजें कम खाएंगे, मसाला थोड़ा कम खाएंगे। हम ये नहीं करेंगे बिल्कुल कुछ मत खाइए, सब कुछ खाइए, खाने का कोई परहेज ही नहीं है। आप आराम से खाइए, टू द टाइम खाइए, 2-3 घंटे का कम से कम ब्रेक देके फिर खाइए। और ये जो अब जैसे बिस्किट है बहुत सारे खाते हैं, अगर आपने एक चाय के साथ 4-5 बिस्किट खाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका शुगर और कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, उसमें और कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर इसके साथ ही आप देखेंगे कि ब्रेड बहुत कंज्यूम करते हैं जी, तो ब्रेड में भी वही है कि प्रोसेस मैदा है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार यदि आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो वो फिर भी ठीक है, क्योंकि रोटी फिर भी मोटा अनाज है। हाँ। तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा। साथ ही साथ यदि आप जैसे 1 गिलास सुबह शाम दूध ऐड कर लेते हैं, दही ऐड कर लेते हैं, दिन में हरी सब्जियां थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं, तो बस ये बहुत है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम छाछ की जगह कोल्ड ड्रिंक भी है, आपके पास 2 ऑप्शन रखे हैं, तो अब आपको छाछ पी लेंगे तो आपको फायदा करेगी, आपके गट हेल्थ भी अच्छा रहेगा, गैस भी नहीं बनेगी, कब्जे भी नहीं होगी। भैया कोल्ड ड्रिंक पियेंगे आपको सब तरफ नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बेसिकली वो चॉइस थोड़ी सी हेल्दी चॉइस आपको रखनी है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डाइटिंग कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप अपना आदत एकदम से तो नहीं बदल रहे। फिर आप एक्सट्रीम क्रैश डाइटिंग करेंगे, एकदम से पूरी डाइट चेंज करके आप 10 दिन चल पाएंगे, महीना चल पाएंगे, फिर आप वापस से अपने वाली स्टाइल पे आ जाएंगे। तो अपना ग्रेजुअली लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, एक बैलेंस थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए जी। अगर आप 3 मील में बाहर का खाना खाते हैं तो 1 मील पहले शुरू कर लीजिए घर की, 2 मील बाहर की रख लीजिए, फिर अगले महीने में 2 मील घर की कर लीजिए, 1 मील बाहर की रख लीजिए, फिर तीसरे महीने में आप 3 मील घर की कर लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंजेस करिए, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस लाइए। बॉडी को भी चेंज होने में टाइम लगता है, आदत बनने में भी टाइम लगता है, घर को सिस्टम बिठाने में भी टाइम लगता है। बिल्कुल मैम। तो ग्रेजुअल चलेंगे, धीरे चलेंगे, लंबा चलेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ऐसे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं और हमेशा हम इसलिए कहते हैं कि पेशेंट आपको इतना प्यार करते हैं क्योंकि आप सिर्फ दवाइयों पर नहीं, पर जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं या फिर लाइफस्टाइल है या फिर डाइट है जो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उनको जड़ से खत्म करना है, ना कि हमें दवाइयों पर जीना है जिंदगी भर। राइट मैम, अब अगला सवाल आपके साथ चलते हैं और पूछते हैं कि मैम जैसे मान लीजिए कि किसी को पीरियड्स वगैरह इरेगुलर हो रहे हैं, थोड़ी सी हेयर ग्रोथ भी लग रही है, थोड़ा सा अपने आप में ब्लीडिंग की भी इशू है या इरेगुलरिटी की इशू है, थोड़ा सा मान लीजिए किसी को डाउट ही हो गया कि कहीं पीसीओडी तो नहीं है, आपके हिसाब से किस तरीके से इस चीज को पूरा अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या जांचें होनी चाहिए, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि पीसीओडी है और फिर उसके बाद में हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ें? जब को पीसीओडी है तो मैं तो यही कहूंगी कि सेल्फ ट्रीटमेंट कभी ना करें, सेल्फ डायग्नोसिस भी ना बनाए। आप चैट जीपीटी पे डालेंगे, जेमिनाई पे डालेंगे, अब ये जो सिम्टम हम बता रहे हैं कि आपके पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, बालों का बढ़ रहा है, जैसे कि आपके चिन पे, मुस्टैक पे, चेस्ट पे अगर आपके हेयर्स आ रहे, बॉडी हेयर्स ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो ये सारे सिम्टम है जो इंडिकेट करते हैं कि आपको पीसीओडी हो सकता है। और आपका चैट जीपीटी भी बताएगा आपको कि हाँ आपको पीसीओडी हो सकता है, बट फिर अगेन आपको कंफर्मेशन तो डॉक्टर ही देगा। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपके कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर को अप्रोच कीजिए, डॉक्टर के पास जाके अपने सारे सिम्टम्स बताइए। तो हम लोग जो कंफर्मेशन के सबसे पहले एक सोनोग्राफी कराते हैं जी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस बनाती है, क्योंकि पेट के ऊपर से जो सोनोग्राफी की जाती है उसमें अच्छे से ओवरीज नहीं दिखाई देती हैं, तो उसके छोटे छोटे फॉलिकल्स तो बिल्कुल ही नहीं दिखते हैं, तो बहुत ही कम दिखते हैं। और अगर आपका वजन ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो फिर भी दिखने में दिक्कत आती है। तो अगर आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ने वेजाइना के थ्रू सोनोग्राफी करा लेती हैं तो उससे पीसीओडी का डायग्नोसिस अच्छा बनता है। तो जैसे हम ओवरीज देखेंगे सोनोग्राफी के अंदर तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये पीसीओडी वाली ओवरीज हैं या नहीं है, यानी कि छोटे छोटे जो कई सारे फॉलिकल हमें पेरिफेरी के पास में यूं माला की तरह जमे हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक टिपिकल इसका पिक्चर है कि इस तरीके की पीसीओडी का ये ओवरी होता है। तो जब हमें वहां पे दिख जाता है कि ये ओवरी पीसीओडी वाली है तो फिर उस ओवरी का वॉल्यूम चेक किया जाता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो जनरल जो ओवरीज होती है उनका वॉल्यूम 10 सीसी के नीचे नीचे होता है, लेकिन अगर उनका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, 12 सीसी, 13 सीसी, 15 सीसी, बहुत बड़ी बड़ी ओवरीज होंगी तो उनका वॉल्यूम और भी आ जाता है, 18-20 सीसी तक भी पहुंच जाता है। जी मैम।
तो यानी कि वो पीसीओडी वाली ओवरीज हैं, कंफर्म हो गया है। अब उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स में हम देखेंगे कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी है तो एक पॉइंट ऐड हो जाता है। उसके अगर अनवांटेड हेयर्स हैं इधर उधर कहीं पे भी, चेहरे पे, बाल पे, चेस्ट पे या पीठ पे इधर उधर हेयर्स हैं, या उसको मेल पैटर्न बाल्डनेस आ रही है, यानी वो ज्यादा सिवियर हो गया कि हाँ यहाँ से बाल अगर झड़ रहे हैं तो यानी कि उसके बॉडी में एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें होने के बाद ये 3 चीज कंफर्म हो गई कि उनका पीसीओडी का पिक्चर आ रहा है सोनोग्राफी में, पीरियड्स इरेगुलर हैं और हिरसुटिज्म यानी कि एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है, तो यानी कि उसको पीसीओडी है जी। अब इसके बाद में हम लोग फिर उसके हार्मोन टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम लोग उसका एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल, एलएच का लेवल, एफएसएच का लेवल कराते हैं। इसके साथ ही साथ हम उसके एंड्रोजन लेवल भी चेक कराते हैं, यानी मेल हार्मोन्स भी चेक करते हैं, क्योंकि जो पीसीओडी की लेडीज होती हैं उनके ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है उसमें हमें वहां से एंड्रोजन्स बनते हैं, तो उसमें हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल कराते हैं, डीएचईए का लेवल कराते हैं। हम लोग टेस्टोस्टेरोन का लेवल कराते हैं, डीएचईए का लेवल चेक कराते हैं। डीएचईए टेस्टोस्टेरोन का एक प्रिकर्सर केमिकल होता है, डीएचई से आगे चल के टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो दोनों कराते हैं। और साथ ही साथ एक डीएचईएएस भी होता है जो कि किडनी से बन के आता है, तो वो भी हम चेक करते हैं कि कई बार हिरसुटिज्म, ये जो बालों का ग्रोथ का कारण है, वो किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है एड्रेनलिन, वहां से निकल के आता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए डीएचईएस भी कराया जाता है, ताकि भी और कोई कारण नहीं है हिरसुटिज्म का वो रूल आउट करने के लिए। तो ये जो 5-6 टेस्ट होते हैं, साथ ही साथ शुगर का लेवल चेक होता है, फास्टिंग इंसुलिन का लेवल चेक होता है कि कहीं आपको डायबिटीज बनने की संभावनाएं तो नहीं हो रही है, अगर इंसुलिन लेवल ठीक चल रहा है क्या, तो ये सारी चीजें चेक कराने का सारे आते हैं। फिर हमको कंफर्मेशन होता है कि हाँ भाई अब इसको पीसीओडी है, और जब आपका ये कंफर्मेशन आ गया कि आप पीसीओडी है, तो फिर जो जो लेवल्स हार्मोन के गड़बड़ आ रहे हैं उनको रेगुलराइज करने की मेडिसिन दी जाती है। तो ये कोई होममेड रेसिपी नहीं है कि आप घर पे बैठ के बना लेंगे, क्योंकि हर पेशेंट का पोर्टफोलियो अलग क्रिएट होता है, उसके सिम्टम सुने जाते हैं या उसके लक्षण उनसे सुने जाते हैं, उसकी तकलीफ सुनी जाती है, फिर उसके हिसाब से उसकी जाँच कराई जाती है। जांच कराने के बाद में फिर उसका पूरा पोर्टफोलियो, सारी इन्वेस्टिगेशन एनालाइज करके फिर मेडिसिन दी जाती है, और फिर अगर पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस हो जाता है प्रॉपर तरीके से और सब समझ में आ गया कि ये हार्मोन में इसमें गड़बड़ है, तो उसके हिसाब से अगर आप प्रॉपर मेडिसिन 3 से 6 महीना खाते हैं तो आपका ठीक हो जाता है पीसीओडी। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता। बिल्कुल मैम, आपको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है इतने सारे टेस्ट, किडनी भी हो गई, ग्लैंड भी हो गई, सारी चीजें, ये सब चीजें हम गूगल पे नहीं ढूंढ सकते। नहीं, गूगल आपको लिस्ट देगा, हाँ जी, चैट जीपीटी आपको सब कुछ देगा, लिस्ट सारी देगा, लेकिन then again we have to analyze it according to you, according to your requirement, and then we have to prescribe the medicine, क्योंकि सिर्फ आपने डायग्नोसिस तो बना लिया, लेकिन फिर उसकी मेडिसिन तो चाहिएगी आपको। बिल्कुल, तो अब इसका डायग्नोसिस आपको घर पे नहीं बनाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और उन्हें ही अलाउ करना है कि वो ही डायग्नोसिस बनाए। मैम, एक बहुत ही अभी हमने एक टीवीएस सोनोग्राफी के बारे में बात करी, जिसे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं, नीचे के रास्ते से ये की जाती है। बहुत बच्चों वाला सवाल है और ये मेरा ही सवाल है, आप ऐसे समझ लीजिए कि क्या जो यंग गर्ल्स हैं, अनमैरिड गर्ल्स हैं, वो कई बार घबराती हैं इसको करवाने से, उन्हें लगता है कि शायद कुछ वर्जिनिटी का इश्यू आ सकता है या फिर नहीं करवाएं हम, तो क्या उनके लिए भी सेफ है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाना? हाँ जी, सेफ है, आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होता है कि हाइमन ब्रेक होता है, तो बहुत सी लेडीज का, ऐसा नहीं गर्ल्स का कि हाइमन ऐसे कोई ब्रेक, सिर्फ वर्जिनिटी का एक वो ही मापदंड है। आई डोंट थिंक कि आज के लड़के सब एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स करती हैं, ये सारे काम होते हैं, घूमते फिरते हैं अच्छे से, तो हाइमन इज नॉट लाइक दिस कि भाई वो केवल टीवीएस करने से ब्रेक हो जाएगा। वो सॉफ्ट प्लाइबल स्ट्रक्चर होती है और हम लोग बहुत जेंटली करते हैं, तो ऐसा कोई वर्जिनिटी का इशू नहीं आता है और आपको आराम से करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस ठीक बनेगा, आपकी बीमारी सही पकड़ में आएगी, तो आपका इलाज अच्छा होगा। और ये सब मिथ है कि इससे वर्जिनिटी खत्म होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैम, अगले, जैसे हमने हार्मोनल मेडिसिन के बारे में बात करी है अभी, और अभी मेडिकेशन तक हम बात करें, आईयूआई और आईवीएफ का क्या रोल है मैम? पीसीओडी में एज सच आईवीएफ आईयूआई का कोई रोल है नहीं, क्योंकि एग बनने की बात है। अगर आपके एग बन रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अगर मेडिसिन देने से ओवरी रिस्पॉन्ड कर रही है, और अगर ओवरी से आपका हार्मोन ओवरी से आपका फॉलिकल बन के मैच्योर हो रहा है, रप्चर हो रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि आईवीएफ का रोल उन लोगों के लिए है जिनकी ट्यूब्स खराब है। अगर ट्यूब्स आपकी सही नहीं है तो फिर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए यानी कि आईवीएफ के लिए जाना होता है। मैम, अगला सवाल अब आपसे पूछते हैं, जैसे हमने सिम्टम्स भी देख लिए हैं, हमने जांच भी करा ली है, हमें पता भी चल गया है कि पीसीओडी है, अब इस केस को कैसे अप्रोच किया जाएगा? अगर किस तरीके से ट्रीटमेंट प्लान आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा। भाई, आपको ये कंफर्म हो गया कि पीसीओडी है, तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
तो जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो दो तरीके से होता है, एक तो फिजिकल होता है, एक मेंटली होता है, क्योंकि पेशेंट का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो मेंटली किसी चीज को एक्सेप्ट ना करे। जी मैम। क्योंकि अगर बीमारी एक्सेप्ट नहीं करते, हमें कह रहे हैं कि पीसीओडी तो कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं है, फिर भी हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें पीसीओडी है। और जब आप पीसीओडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी किसी भी बीमारी को एक मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उसको ठीक करने के लिए फिर आप इनिशिएशन लेना शुरू करते हैं। नहीं तो क्या होगा, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिखी है, डॉक्टर ने बोला आप डाइट कीजिए, आप डॉक्टर बोलेगा एक्सरसाइज कीजिए, और आप बोलेंगे मेरी कोई क्यों हो गई, मेरे कोई होनी थी, मेरे तो पीरियड्स भी टाइम पे नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मेरे से तो दवाई भी नहीं ली जा रही, इस दवाई के भी साइड इफेक्ट होंगे, अब दवाइयाँ मैं कब तक खाऊंगी। ये एक्चुअली मेंटल स्टेटस क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी मैम। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे बीमारी है, तो सबसे पहली जीत तो वही है। तो अब आप सोचेंगे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पीसीओडी, मैडम ने मुझे बोला कि ये डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मैं दवाई खाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, और मुझे 3 महीने ही तो खानी है, कोई बहुत ज्यादा दिन थोड़ी खानी है, 3 महीने में मैं फटाफट ठीक हो जाऊंगी। तो एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट, किसी चीज को एक्सेप्ट करके उसको ठीक करने का। या फिर आपने ये सोच लिया कि देखो पीसीओडी मेरे शरीर में अब कैसे रहती है, तो अगर आपने उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे कई लोग आपने सुना होगा कि कैंसर से लड़कर कैंसर को हरा के आ जाते हैं, और कुछ लोग कैंसर का नाम सुनते ही खत्म हो जाते हैं। कैंसर तो उन्हें बाद में मारता है, पहले उनकी सोच मार देती है, वो पहले ही डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं अब मुझे तो कैंसर हो गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, और अब मुझे तो मरना ही है। मरना एक सबका ही सत्य है, ये अल्टीमेट सत्य है जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। बट फाइनली हमारे भगवान श्री राम आए थे, वो भी गए, श्री कृष्ण जी आए थे, वो भी गए, तो हम तो फिर एक सिंपल इंसान है, हमें तो जाना ही जाना है। तो उस चीज पे तो दिमाग ही नहीं लगाना, लेकिन जब तक हैं, जब तक तो खुश रहें, अच्छे से रहें, बढ़िया जिए, स्वस्थ जिए। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको आता है एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज। यस मैम। फिर आपको काम करना, दूसरा जो डॉक्टर ने आपको बताया वैसे वैसे आपको फॉलो करना। फिर जो तीसरा सबसे जो प्रॉब्लम आता है कि लोगों के दिमाग में कि भैया जो मेडिसिन लेंगे ये हार्मोन वाली मेडिसिन है, अब इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, फिर साइड इफेक्ट होंगे तो हमारा क्या होगा। तो भैया आप दवाई का साइड इफेक्ट सोच रहे, पहले बीमारी का भी साइड इफेक्ट सोच लो। कोई बीमारी का साइड इफेक्ट तो सोचता ही नहीं है कि अगर हमने दवाई नहीं खाई तो ये जो बीमारी हम पाल रहे हैं हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर को कितना नुकसान दे रही है। बिल्कुल। बीमारी का तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना नुकसान दे रही है, क्या क्या साइड इफेक्ट उसके हो रहे हैं। मेडिसिन का फिर भी हमें पता है, लिखित में है कि ये मेडिसिन खाने से ये इफेक्ट है और ये साइड इफेक्ट है। बिल्कुल। और वो मेडिसिन तभी है कि जब वो आपको फायदा ज्यादा कर रही है, नुकसान कम कर रही है, नहीं तो वो जहर नहीं बन जाती। बिल्कुल। और वो जहर भी एक मेडिसिन है जिसको खाने से आदमी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो नुकसान ज्यादा करता है, फायदा नहीं कर रहा। बिल्कुल मैम। तो ये मेडिसिन जैसे ड्रग्स है, आज कोई भी इंसान ड्रग्स लेता है, वो है तो सब केमिकल फार्मा की मेडिसिन ही तो है जो हम लोग काम में लेते हैं मरीज को ठीक करने के लिए, लेकिन लोग उसका ओवरडोज ले रहे हैं। तो दैट इज द ड्रग्स। तो इसलिए कोई भी दवाई खराब नहीं होती है, सिर्फ हम सोच लेते हैं कि उसका साइड इफेक्ट होगा और हमें नुकसान करेगी। और आयुर्वेद की या कोई घर का नुस्खा है वो हमें नुकसान कभी नहीं करेगा। कोविड में बहुत लोगों ने खूब हल्दी खाई और सबके मुंह खराब हो गए, सबकी जीभ पे इतने छाले पड़ गए। तो हर चीज़ की अति बुरी होती है। तो आपको जो मेडिसिन दी जाती है वो प्रॉपर डोज में दी जाती है और उनका साइड इफेक्ट मिनिमम होता है, और आपकी बॉडी के लिए वो उस बीमारी को ठीक करने के लिए वो दवाई लेना ज़रूरी होता है। तो जब आप प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो आपके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब मेडिसिन प्रॉपर माइंडसेट के साथ लेते हैं तो आप लगभग 100% ठीक हो जाते हैं। और अगर आपने एडिशनली डाइट और एक्सरसाइज उसमें साथ में चला दी तो बल्ले बल्ले, फिर तो आप बीमारी के हार निश्चित है और आपकी जीत भी निश्चित है, यानी कि आप पीसीओडी को मात दे ही देंगे। तो पीसीओडी को ठीक करने के 3 पिलर मैं बोलती हूँ, लेकिन अब मैं बोलूँगी 4 पिलर है। सबसे पहला माइंडसेट कि आपको बीमारी से लड़ना है और ठीक होना है। दूसरा डाइट में मॉडिफिकेशंस करने हैं। तीसरा आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज भी ये नहीं कि वो जाके जिम जाके 1 घंटा वर्जिश करनी है। अगर आप पूरे दिन भर में 10,000 स्टेप्स भी काउंट कर लेते हैं दैट इज ऑल्सो इनफ। अगर आप 15 मिनट की भी वॉक करते हैं उसमें भी कंफर्टेबल है वो भी ठीक है। आज 15 मिनट कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद आप 20 मिनट की कर लेंगे, उसके अगले हफ्ते आप 25 मिनट की कर लेना, और उसके अगले हफ्ते आप 30 मिनट की कर लेंगे। तो 1 महीने में आप जाके 30 मिनट की तो वॉक कर ही सकते हैं। और 30 मिनट सुबह कर लो, 30 मिनट शाम को कर लो, एक साथ भी मत करो, इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और चौथा पिलर मेडिसिन, बिना मेडिसिन के सब बेकार है। तो मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल पॉजिटिव माइंडसेट, इन सबसे आप 100% पीसीओडी से ठीक हो सकते हैं। हम पीसीओडी के अंदर जैसे आपने मेंटल हेल्थ पर बात करी, मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ ही है
कि क्या पीसीओडी के अंदर ऐसा होता है कि क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, कोई एंजाइटी हो रही है, कोई मूड स्विंग हो रहा है, या फिर कोई डिप्रेशन हो रहा है, या फिर हम सिर्फ उसका डर पाल लेते हैं अपने मन अंदर? के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल, हमेशा हम जैसा किसी चीज का सोच लेते हैं वैसी इमेज क्रिएट हो जाती है। मैं सोचने लग जाऊँ पता नहीं ये क्या चीज है, अगर मैं इसके बारे में नहीं जानूं, है तो ये नॉर्मल यूट्रस का मॉडल, बट अगर कोई इंसान इसको नहीं जानेगा तो उससे डर जाएगा। बिल्कुल मैम। तो जब तक आप किसी चीज को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको हमेशा डर लगेगा। तो कम से कम चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई पे जाके आप किसी भी बीमारी को डिटेल से पढ़ लीजिए, आप उसको समझ लीजिए, उसका इन एंड आउट की, इसका पॉजिटिव मतलब आखिर ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, और उसके क्या इलाज संभव है, क्या इसके इफेक्ट संभव है। तो कम से कम आप जब उसकी जानकारी ले लेंगे तो आपको अपना ही डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानता ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर क्या होता है कि हमारे आसपास के जो हमें ज्ञान देने वाले बहुत, जो ज्ञानचंद जी बहुत होते हैं, तो वो लोग भी आधा अधूरा ज्ञान होते हैं, सुना सुनाया ज्ञान होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होती है, बट उन्हीं को हम एज एक्सपर्ट ओपिनियन मान के फिर हम चिंता करने लग जाते हैं, डर बिठा लेते हैं। फिर हमें लगता है हमारा शरीर खराब हो गया है, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, हम सोचते हैं हमारी प्रेगनेंसी नहीं होगी, हम फलाना दिखाना पता नहीं कुछ कुछ का कहाँ से कहाँ ही चले जाते हैं। जी तो अननेसेसरी हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी पाल लेते हैं, जो कि हार्मोन से इनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एस्ट्रोजन तो आपकी बॉडी में है ही, जी मैम। और एस्ट्रोजन फीमेल के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और पीसीओडी के अंदर तो एंड्रोजन और बनने लग जाते हैं। तो अगर एंड्रोजन का देखा जाए तो फायदे वाली चीज होती है, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो तो बन ही नहीं रहा। मैम हमारे पास सभी लोग डिफरेंट होते हैं, सबके माइंडसेट डिफरेंट होते हैं, कुछ ओवर एंग्शियस होते हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि पीसीओडी पता लग गया अब लेकिन ध्यान नहीं देना है। तो मैं उन पेशेंट के लिए भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर पीसीओडी अनट्रीटेड रहता है, किसी ने अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया है या फिर आधे अधूरे में ट्रीटमेंट छोड़ दिया, तो क्या आगे उनको नुकसान हो सकते हैं? आगे उनको नुकसान तो बहुत ज्यादा नहीं होगा पीसीओडी की वजह से, क्योंकि पीसीओडी कोई बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं है, बाकी हम सीरियसली लेते हैं। जी मैम। क्योंकि हमारे लिए महीना आना, टाइम पे आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें लगता है कि महीना नहीं आया तो दुनिया इधर से उधर हो गई। जी मैम। और महीने में ब्लड भी प्रॉपर आना चाहिए, 3 से 5 दिन ब्लीडिंग भी होनी चाहिए। एक दिन अगर रह गया, एक ही दिन ब्लीडिंग हो रही है तो कचरा इकट्ठा हो गया है, या ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अच्छा सफाई अच्छे से हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ है जो महीने के साथ जुड़े हुए हैं। जी मैम। तो अगर आपकी किसी लेडीज का अगर महीना टाइम पे नहीं आता तो उसके लिए बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है, उसे लगता है कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, या मेरे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं बन रही है। इसलिए जिसका महीना टाइम पे नहीं आता वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, तो वो अवॉइड करता नहीं है। हाँ। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई अवॉइड करता है तो बहुत ज्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बट डेफिनेटली जब अगर 3 महीने तक भी पीरियड नहीं आ रहा है, 4 महीने तक भी पीरियड नहीं आ रहा, तो फिर एकदम से पीरियड आएगा तो आपको बहुत हैवी पीरियड आ सकता है, बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण आप बेहोश हो सकते हैं, शॉक में जा सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या जो हार्मोन नहीं बन रहे उसकी वजह से आपका वजन ज्यादा बढ़ता जाए, आप ओबेसिटी की लिमिट क्रॉस कर जाएं, तो और उसके आगे हो सकता है आपको आगे जाके प्रेगनेंसी होने में दिक्कत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक अगर कोई भी बीमारी अनट्रीटेड रहती है तो प्रॉब्लम देती है। मैम अब एक अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और पॉडकास्ट भी हमारा एंड की तरफ बढ़ रहा है। अगला जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा फन सेगमेंट है, रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, नॉलेज भी हमारे पेशेंट्स को मिलेगी और थोड़ा सा फन हो जाएगा। मैं फटाफट आपसे सवाल पूछूंगी और आपको बहुत ही शॉर्ट में आंसर करना है। मैम आप रेडी है रैपिड फायर के लिए? बिल्कुल। मैम पहला सवाल आपका है, पीसीओडी क्या रिवर्सिबल है? यस, रिवर्सिबल है। शुगर पीसीओडी का दुश्मन है? यस। एक्सरसाइज जिम की ही होनी चाहिए? नो। मैम प्रेगनेंसी पीसीओडी प्रेगनेंसी में ठीक होता है? पीसीओडी प्रेगनेंसी में ठीक होता है? हाँ, क्या प्रेगनेंसी लग गई है तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा? नो, ऐसा कुछ नहीं है। पीसीओडी कभी कैंसर कॉज करता है? नो। मैम आज के इस रैपिड फायर को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत सारे डाउट्स थे, आई होप हमारे दर्शकों के डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी कोई रिपोर्ट्स हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, या फिर हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्री होकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, हमारी हॉस्पिटल का एड्रेस मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम एक लास्ट मैसेज जो भी आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें पीसीओडी से रिलेटेड या इन जनरल, ताकि वो अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अभी तो नए साल की शुरुआत है, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि सालाना हेल्थ चेकअप जरूर करवा लीजिए, और नए साल को मनाने का तरीका हमेशा के लिए सेट कर लीजिए कि जैसे ही नया साल लगेगा मुझे अपनी पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप करवाना है, एक सोनोग्राफी जरूर करवानी है,
ताकि मुझे पता रहे कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, ताकि मैं पूरे साल भर टेंशन फ्री रहूं और मैं अगले साल आराम से नया हैप्पी न्यू ईयर मना सकूं। दूसरा, हम हमेशा सारे लोग केवल दवाइयों के साइड इफेक्ट की बात करते हैं, बीमारी के बारे में बात नहीं करते। हमें बीमारी से डर नहीं लगता, हमें सर्जरी से डर लगता है या दवाइयों से डर लगता है या दवाइयों के साइड इफेक्ट से ही डर लगता है। लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए कि बीमारी को पालने से आपको कभी फायदा नहीं हो सकता, हमेशा नुकसान ही होगा। इसलिए बीमारी को कभी भी पाले पोसे नहीं। उसका जो भी इलाज है, चाहे वो मेडिसिनल हो चाहे वो सर्जिकल हो, उसको तुरंत करवाना चाहिए ताकि आप आगे एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकें, यानी कि एक हेल्दी बॉडी आपके पास हो और उससे आप आगे अपनी लाइफ का मज़ा ले सकें। क्योंकि अगर आपका शरीर बीमार है तो आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं आपके आगे की कोई सेलिब्रेशंस होंगे, नहीं आपकी कोई ज़िंदगी में काम आगे बढ़ेगा। और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि बीमारियां तो हो सकती हैं किसी को भी कभी भी, नोबडी नोज किसको कब क्या होने वाला है, अगले क्षण का हमें नहीं पता। लेकिन आज के क्षण में हम क्या कर सकते हैं, वो ही सबसे बेस्ट चीज़ है। यानी कि आज हमें पता है कि मेरे को ये बीमारी है, तो आज की तारीख में हम अगर उसका इलाज करा लेते हैं तो कल हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज ही हमने बीमारी पता है और हम उसका इलाज टाले जा रहे हैं, तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारा कल अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बीमारी तो आपको फाइनल आगे चल के नुकसान देगी। और जब बीमारी हो जाती है तो उसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एक्सेप्ट कीजिए, उसका जो ट्रीटमेंट है वो करवाइए, ताकि आप भी खुश रहें और बाकी आपकी सोसाइटी, आपके परिवार वाले भी खुश रहें। थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपने हमारे दर्शकों का इतना मार्गदर्शन किया है, इतने मित्र किए हैं, और आप सभी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच हमारी जयपुर दूरबीन हेल्थ पॉडकास्ट के अंदर जुड़ने के लिए। अगली बार एक नए विचार और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन भी लोगों को आपको लगता है कि ये सुनने की ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।